अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 3 का लास्ट नॉलेज है जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। अपने अपने कैमराज ऑन कर लें ताकि मुझे सब स्टूडेंट्स अच्छे से नजर आ सकें और मैं फिर उनके साथ इंटरेक्ट भी कर सकूं। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले मैं डायरेक्ट आपके पास एक सिमुलेशन आपके सामने रखूंगा। आपने क्या करना है, नोटिस करना है कि मैं क्या कर रहा हूं। उसके बाद आपको रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर मैं ये बाहर आपको जो ब्लू कलर का शेड नजर आ रहा है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर। क्यों? क्योंकि ये ब्लू कलर का शेड इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं, उसके बाद हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा। एटम की जो स्टेबिलिटी है वो दो तरह से हम देखते हैं, दो तरह से एटम की स्टेबिलिटी देखते हैं। एक उसके इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी और दूसरा उसके न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी का ताल्लुक है ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल, आप लोगों ने पढ़ा। अपने बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेना, 2 इलेक्ट्रॉन कर लेना, उसके लिए इलेक्ट्रॉन दिए भी जाते हैं, लिए भी जाते हैं। वो हमने पहले इससे पिछला टॉपिक जो था, नॉलेज जो था, वो यही था। अब हमने इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं पढ़ना, अब हमने न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो इसलिए मैं यहां पर जो सेंटर में आपको जो नजर आ रहा है ये प्रोटॉन है, ये जो ग्रे कलर का ऐड कर रहा हूं बेटा ये न्यूट्रॉन है, और बाहर आपको जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स के चूंकि इस टॉपिक में इररेलेवेंट है, हमने सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस पे फोकस करना है, तो इसलिए न्यूक्लियस पे ही जरा नजर डालिएगा। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, मैं यहां पर प्रोटॉन ऐड कर रहा हूं और न्यूट्रॉन्स को निकाल देते हैं। अभी फिलहाल प्रोटॉन्स को ऐड करते हैं। प्रोटॉन ऐड किए, अच्छा सेकंड चीज आपने क्या नोटिस करनी है, इसको जरा एक रिफ्रेश कीजिएगा। एक स्टूडेंट्स जरा इसको जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, अच्छा उसके बाद ये ऊपर हाफ लाइफ लिखा हुआ है। हाफ लाइफ पे ना 3 वर्ड लिखे हुए, लेस स्टेबल, मोर स्टेबल। ये भी आपने नोट करना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैं एक एटम बिल्ड करने लगा हूं जिसमें मैं एक प्रोटॉन डालता हूं। अभी आपको एरो ऊपर हाफ लाइफ वाली लाइन पे एरो मोर स्टेबल के ऊपर नजर आ रहा है। इसका मतलब अभी जो मैंने एक एटम बनाने की कोशिश की है वो इंतहाई स्टेबल है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर एक न्यूट्रॉन भी एंटर कर देता हूं और अभी भी ये जो एटम बना है ये स्टेबल है, गौर कीजिएगा। अच्छा अब मैं क्या करता हूं मैं इसके अंदर एक और प्रोटॉन एंटर करता हूं और एक न्यूट्रॉन और एंटर करता हूं, तो अभी भी ये स्टेबल है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा, ये मेरे पास लिथियम बना है। लिथियम के अंदर बेटा कितने प्रोटॉन होते हैं? 3 प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 होता है। उसके अंदर 2 न्यूट्रॉन हैं। अब आप हाफ लाइफ वाली ऊपर जो पट्टी है उसको देखें, क्या एरो स्टेबल है या लेस स्टेबल की तरफ गया हुआ है? एरो स्टूडेंट्स लेस स्टेबल की तरफ गया हुआ है, लेस स्टेबल। इसका मतलब ऐसा लिथियम जिसके अंदर अगर मैं यहां पर एक न्यूट्रॉन एंटर कर दूं तो आप देखो लिथियम स्टेबल हो गया, यानी अगर न्यूट्रॉन निकाल दूं तो लिथियम अनस्टेबल, न्यूट्रॉन डाल दूं तो लिथियम स्टेबल। गौर कीजिएगा, लिथियम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है? 3 प्रोटॉन है और 3 ही न्यूट्रॉन है। तो यहां से आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए, इसको जरा बंद कर दें। यहां से आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद तकरीबन बराबर हो। अगर फॉर एग्जांपल 3 प्रोटॉन है, 3 न्यूट्रॉन है, तो ऐसे केस में बोलेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन की रेशो 1 है, क्योंकि आप 3 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आंसर 1 आएगा।
ऐसा न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की रेशो 1 के करीब करीब रहे या 1 रहे, वो न्यूक्लियस बेटा स्टेबल समझा जाता है। वो न्यूक्लियस क्या समझा जाता है? स्टेबल। और ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद या प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए या प्रोटॉन से कम हो जाए, तो ऐसे न्यूक्लियस को क्या समझा जाता है बेटा? अनस्टेबल समझा जाता है। अभी आपको मैं यही दिखाना चाह रहा हूं। अभी देखें, अभी लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन है, 3 न्यूट्रॉन है। जैसे मैंने न्यूट्रॉन निकाला तो देखो वो क्या हो गया? लेस स्टेबल हो गया। अच्छा, अभी सिर्फ हम ये फैसला कर रहे हैं कि कौन स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है, बाद में देखेंगे कि अनस्टेबल क्या करते हैं, वो बात की बात है। अच्छा चले, आपके सामने एक और काम करता हूं। यहां पर मैं एक और बनाता हूं, कार्बन। कार्बन जी, 1 2 3, ये देखें जी स्टूडेंट्स, जरा गौर कीजिएगा, ऊपर ये लिखा भी हुआ है सिंबल्स के साथ, सिंबल्स के साथ लिखा हुआ है दे हैव 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। इसे हम कार्बन 12 कहते हैं। शाबाश। अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशो, यानी कि अगर आप इसको डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और ऐसे केस में मैंने बोला कि जो एटम होता है वो उसका न्यूक्लियस स्टेबल होता है। लेकिन अभी मैं काम करता हूं इसके न्यूक्लियस को अनस्टेबल करने की कोशिश करता हूं। आप में से कौन बच्चा बताएगा कि प्रोटॉन ऐड करने से न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा या न्यूट्रॉन ऐड करने से न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा? काइंडली अपने अपने टीचर्स को बताएं कि प्रोटॉन ऐड करने पे न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा या न्यूट्रॉन ऐड करने पे न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। जेटीएन स्कूल सिस्टम, रहीम यार खान जी, जल्दी जल्दी बताइए जवाब। शाबाश। न्यूट्रॉन। डेफिनेटली प्रोटॉन ऐड करूंगा तो कार्बन ही चेंज हो जाएगा ना, वो तो प्रोटॉन नंबर ही चेंज हो जाएगा। अगर प्रोटॉन नंबर ही चेंज हो गया तो फिर तो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। तो देखो मैं न्यूट्रॉन एंटर करता हूं, देखता हूं, अभी भी न्यूट्रॉन एंटर हो गया। देखो न्यूट्रॉन 7 हो गए हैं, प्रोटॉन 6 हैं, लेकिन कार्बन अभी भी स्टेबल है। कार्बन अभी भी स्टेबल है। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने जो बात की थी ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तकरीबन तकरीबन बराबर रहने चाहिए, इसका मतलब कार्बन के केस में 7 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन के साथ भी एटम स्टेबल है। और बात करते हैं, एक न्यूट्रॉन और ऐड करते हैं। जैसे मैंने एक न्यूट्रॉन ऐड किया तो आपने नोटिस किया, ये देखो ऊपर ऊपर जो हाफ लाइफ वाली पट्टी है ना जिसपे मोर स्टेबल लिखा हुआ है, इसके एरो को देखो, एरो भी है मोर स्टेबल की तरफ। लेकिन जैसे मैं न्यूट्रॉन ऐड करूंगा तो देखो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो गई है, उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान में बैलेंस आउट हो गया। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान में बैलेंस आउट हो गया, 2 न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए। अब क्या करेगा कार्बन 14? अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? सोचो, सोच के जवाब दो। शाबाश। कार्बन 14 अपने आप को, सिमुलेशन लगे रहने दे। कार्बन 14 अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? उस वजह को निकालने की कोशिश करेगा, उस वजह को निकालने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से वो क्या है? अनस्टेबल। और वो क्या वजह है? अपने अपने टीचर्स को बताइए। फातिमा कैंपस, आपने हाथ खड़ा किया है, जवाब दें, क्या वजह है वो? जी जी, माइक अनम्यूट करें, क्या वजह है वो? क्या वजह है वो? न्यूट्रॉन रिमूव करेंगे Obviously, न्यूट्रॉन रिमूव करेंगे। ऑब्वियसली जो वजह है उसको निकालने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रॉन को निकालने की कोशिश करेंगे। अभी वो निकालना नहीं हमने, अभी सिर्फ हमने वजह समझनी है। अच्छा, एक केस और डिस्कस करता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं। अच्छा जी, मैग्नीशियम के अंदर अभी 12 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, और ये तो डेफिनेटली अनस्टेबल होगा, लिखा भी हुआ है अनस्टेबल। तो मैं काम करता हूं इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर करता हूं। देखो बराबर जब हो गया, बराबर हो गया तो वो स्टेबल हो गया। अच्छा जरा बात को समझिएगा, एक न्यूट्रॉन ज्यादा करता हूं 13, अभी भी ये स्टेबल है,
मैग्नीशियम 25 भी स्टेबल है। अच्छा, ये 14 न्यूट्रॉन की है फिर भी ये स्टेबल है, ये 15 न्यूट्रॉन की है तो अनस्टेबल हुआ। क्या माजरा है ये कि कुछ केसेस में एक न्यूट्रॉन ऐड करने पे, ये मुझे स्क्रीन में लेके आए, क्या माजरा है कि कुछ केसेस में एक न्यूट्रॉन ऐड करने पे चीज अनस्टेबल हो जाती है, कुछ में 2, कुछ में 3 और कुछ में 4, ऐसा भी होगा। ये तब्दील, ये रवैया क्यों चेंज आ रहा है आपके ख्याल में, ऐसा क्यों है? यानी कुछ केसेस में एक न्यूट्रॉन ऐड एक्स्ट्रा किया, अनस्टेबल हो गया, कुछ में 2 और कुछ में 3। अभी देखो ना, 12 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन स्टेबल, 13 न्यूट्रॉन वाला भी स्टेबल, 14 न्यूट्रॉन वाला भी स्टेबल, 15 वाला अनस्टेबल है। शाबाश शाबाश शाबाश। वजह सोचें, मैं इसकी वजह बता देता हूं, बड़ी आसान वजह। मैं ना इसको लाइटर नोट में समझा रहा हूं, आपने इसको लाइटर नोट में समझना है। यह ना हमारे पंजाब में, इधर लाहौर में बड़ा मशहूर है, जिस शख्स का पेट जितना बड़ा होता है ना, खाना ज्यादा खाता है वो, जिस शख्स का पेट जितना बड़ा होता है वो उतना ज्यादा खाना खा सकता है और उसका पेट भी खराब नहीं होगा। एक बंदे का पेट ही छोटा सा है, खाना ज्यादा खा ले तो वो खराब हो जाता है। सेम ऐसे ही एटम का न्यूक्लियस, अगर छोटे एटम का न्यूक्लियस है, छोटे एटम का न्यूक्लियस है, छोटे एटम के न्यूक्लियस से मुराद क्या है कि 5 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, छोटा एटम है, तो उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन भी कम ऐड हो सकते हैं। ज्यादा न्यूट्रॉन ऐड हो गए वो खराब हो जाएगा, स्टेबल अनस्टेबल हो जाएगा। तो जैसे 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 एटम बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे बेटा एटम बड़े होते जाएंगे, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की सलाहियत भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। आप देखोगे मैग्नीशियम के अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन कितने हैं, 12, मतलब के 15 न्यूट्रॉन, 15 यानी कि 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है। इट्स मीन, अच्छा अगर मैं एक और काम करता हूं, यहां पर एल्यूमिनियम करता हूं, बल्कि सिलिकॉन करता हूं, सिलिकॉन में न्यूट्रॉन ऐड करते हैं, सिलिकॉन 14 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन स्टेबल, एक न्यूट्रॉन ऐड किया स्टेबल, एक न्यूट्रॉन और ऐड किया स्टेबल। अब ये 17 पे क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अच्छा अब ये काम करते हैं, एक और न्यूट्रॉन ऐड करते हैं, तो ये देखो 32 वाला रिलेटिवली स्टेबल है, एक और न्यूट्रॉन ऐड करते हैं अनस्टेबल, एक और न्यूट्रॉन ऐड करते हैं रिलेटिवली थोड़ा सा कम अनस्टेबल हुआ है। सिर्फ बताना यह चाहता हूं, जितना बड़ा एटम होता जाएगा उतनी न्यूट्रॉन को अकोमोडेट करने की सलाहियत बढ़ती जाएगी, जितनी न्यूट्रॉन को अकोमोडेट करने की सलाहियत बढ़ती जाएगी आइसोटोप्स बनने की सलाहियत भी बढ़ती जाएगी। तो वो एलिमेंट जो लोअर और जिनका मास लोअर लेवल पे है उनके नंबर ऑफ आइसोटोप्स भी कम होते हैं, और वो एलिमेंट जिनका मास हायर लेवल पे है उनके नंबर ऑफ आइसोटोप्स भी ज्यादा होते हैं। तो ये आपको न्यूक्लियस के स्टेबल और अनस्टेबल होने की जो वजह है वो समझ आ गई है। अब साइड पे एक और बार बनी हुई है जिसको लिखा हुआ है अवेलेबल डिके। शाबाश, सारे बच्चे अपनी अपनी नोटबुक पे ये नोट कर लें। सबसे पहले बेटा जो पहली अवेलेबल डिके लिखी है उससे लिखा है अल्फा डिके। क्या लिखा है बेटा, अल्फा डिके। अल्फा डिके क्या होती है, अल्फा डिके क्या होती है, जरा अल्फा डिके के आगे एक तस्वीर बनी हुई है उस पर जरा गौर करें। अल्फा डिके के आगे तस्वीर बनी हुई है जिसमें आपको 2 अदद प्रोटॉन नजर आ रहे हैं और 2 अदद न्यूट्रॉन नजर आ रहे हैं, 2 अदद प्रोटॉन नजर आ रहे हैं और 2 अदद न्यूट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो जब भी अल्फा डिके होगी तो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर से इकट्ठे 2 प्रोटॉन निकलेंगे, 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ये डिके होगी क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस ने अपने आप को दोबारा अनस्टेबल से क्या करना है, स्टेबल करना है, तो उसके लिए ये डिके होगी, उसके लिए ये डिके होगी। काइंडली नोट कर लें, अल्फा डिके के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं। बीटा डिके, बीटा डिके कैसे होती है, बीटा डिके
इधर एक पेज ऐड करते हैं। बीटा डिके बेटा आपने याद रखना है कि जो न्यूट्रॉन होता है उसको लिखते हैं हम 10। 10 लिखने का मतलब है कि उसका मास 1 AMU है, चार्ज 0 है। इस न्यूट्रॉन को तोड़ा जाए तो बेटा इस न्यूट्रॉन को तोड़ने पर एक प्रोटॉन निकलता है जिसका मास वही होगा 1 AMU, बट उसके ऊपर चार्ज होगा +1। साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसका चार्ज तो -1 होगा लेकिन मास 1 AMU के मुकाबले में 0 होगा। और साथ में एक न्यूट्रिनो निकलेगा। न्यूट्रिनो समझ लो एक एनर्जी पैकेट है। अब सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझें, मुझे स्क्रीन पे लेके आए जरा। आप लोगों ने चॉकलेट कैंडी लेनी है बाजार से, उस कैंडी के ऊपर से रैपर उतार देना है। कैंडी का मास रैपर उतारने के बाद कितना कम होगा? कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही न्यूट्रॉन के ऊपर, न्यूट्रॉन बना किससे होता है? एक न्यूट्रॉन बना होता है प्रोटॉन के साथ अटैच किया होता है हमने इलेक्ट्रॉन को और उसको बांधा होता है। प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन को बांधा होता है। जब प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन को बांध दोगे, बांधने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। बांधने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। वो न्यूट्रिनो की शक्ल में होती है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बांध दिया जाए तो न्यूट्रॉन बनता है, न्यूट्रॉन को खोल दिया जाए तो क्या निकलता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। यह बात आपने याद रखनी है। तो जब भी बीटा डिके होगी बेटा, बीटा डिके के अंदर न्यूट्रॉन टूटेगा, टूटने के बाद किसमें चेंज होगा? प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर रेडिएशंस की शक्ल में। ये जो इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशन की शक्ल में बाहर निकलेंगे इन्हें बीटा डिके कहते हैं। अब बेटा आपने गौर करना है, ये देखो, ये अवेलेबल डेटा जो साथ चार्ट बना हुआ है इसमें दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है बीटा डिके। गौर करो बेटा, बीटा डिके के आगे क्या लिखा हुआ है? एक ग्रे कलर का सर्कल बना हुआ है। ये जो ग्रे कलर का सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? न्यूट्रॉन को। शाबाश, न्यूट्रॉन ग्रे कलर का सर्कल है। न्यूट्रॉन टूटा, न्यूट्रॉन टूटने के बाद एक ऑरेंज कलर का सर्कल बना। शाबाश, वो कौन है? प्रोटॉन है। मैंने बोला न्यूट्रॉन टूटेगा तो क्या बनेगा? प्रोटॉन। प्लस साथ में आपको आगे ब्लू कलर का एक सर्कल नजर आ रहा है जो इलेक्ट्रॉन है। तो इन शॉर्ट, न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन टूट सकता है प्रोटॉन के अंदर, और साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो कि बीटा पार्टिकल की शक्ल में निकलेंगे न्यूक्लियस से बाहर। ऐसी डिके को बेटा बीटा डिके कहते हैं। तो दो तरह की डिके मैंने बता दी, अल्फा डिके एंड बीटा डिके। ये भी हमने पढ़नी है सारा कुछ। मेरी तमाम टीचर से गुजारिश है कि वो ये 2 पॉइंट्स क्लियर कर दें बच्चों को कि अल्फा डिके क्या होती है, बीटा डिके क्या होती है। फिर अल्फा और बीटा डिके को अप्लाई करके रेडियो एक्टिविटी का आर्टिकल खत्म हो जाएगा। लिटिल स्टार मॉडल स्कूल, जी क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। काइंडली स्लाइड्स खोलिएगा जरा, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है सर, यहाँ पे इधर ही इसी पेज पे, यहाँ पे मेरे बच्चे का मेरे पास सवाल आया है कि सर ये प्रोटॉन के साथ +1 लिखा है वो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के साथ -1 लिखा है वो चार्ज है, अपर साइड पे प्रोटॉन पे 1 लिखा है और इलेक्ट्रॉन पे 0 लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का वजन, अगर प्रोटॉन का वजन 1 AMU है तो इलेक्ट्रॉन का वजन उस 1 AMU से 1836 गुना कम है। तो हम रिलेटिव मास जब पढ़ाते हैं ना बच्चों को, बच्चों ने वो किताब में भी जब हमने रिलेटिव मास पढ़ा था, तो अगर प्रोटॉन का मास 1 है, न्यूट्रॉन का मास अगर 1 AMU मान लें
तो इलेक्ट्रॉन का मास उनके मुकाबले में 0 हो जाता है, ना होने के बराबर होता है। इसलिए मैंने न्यूट्रिनो का मास भी 0 लिखा, इलेक्ट्रॉन का मास भी 0 लिखा, क्योंकि इन दोनों का वजन प्रोटॉन के मुकाबले में क्या है, 0 है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? लेकिन सर जब न्यूट्रॉन को हम लिखते हैं जी जी, तो उसको उसको लिखने का एक मेथड काइंडली एक दफा लिखिएगा न्यूट्रॉन को, जिस तरह ये न्यूट्रॉन तो ये प्रोटॉन लिखा और हुआ है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का मास है 1 0 पर। AMU, न्यूट्रॉन का मास है 1 AMU, न्यूट्रॉन का चार्ज है 0। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास बराबर है, इसलिए प्रोटॉन का मास भी 1 AMU, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज आ गया +1। अगर इसके इसी तरह इलेक्ट्रॉन को लिखना है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1, प्रोटॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन का मास 0 होता है, इसलिए 0 लिख दिया। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बांध दें, इकट्ठा कर दें, और एक एनर्जी चाहिए होती है आपको इनको जोड़ने के लिए, वो न्यूट्रिनो की शक्ल में होती है। न्यूट्रिनो वो एनर्जी है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बांध देगी, और बांधने के बाद क्या बनाएगी, न्यूट्रॉन बनाएगी। ठीक है जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी। सेंट्रल फातिमा कैंपस, जी सेंट्रल फातिमा कैंपस का कोई सवाल हो? JTN स्कूल सिस्टम, आपने हाथ खड़ा किया, क्या क्वेश्चन है आपका? एक्सक्यूज मी सर, जी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रॉन से अलग होते हैं, तो फिर जब न्यूट्रॉन टूटता है तो फिर उससे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं? मैं आपको बता दूं, एटम के अंदर जो ये पार्टिकल्स हैं, बेसिक पार्टिकल 3 है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दे आर इंटरकन्वर्टेबल। इंटरकन्वर्टेबल का मतलब है कि आप प्रोटॉन को अगर आप चाहते हो कि वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो, तो साइंटिस्ट ये मानते हैं ये कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे? आपने इन तीनों पार्टिकल्स को जोड़ना है और आपके पास न्यूट्रॉन बनेगा। यानी कि आप ये ना समझें कि ये एक डिस्टिंक्ट पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है तो वो न्यूट्रॉन ही रहेगा, नहीं। न्यूट्रॉन ब्रेक हो सकता है प्रोटॉन के अंदर, प्रोटॉन रिकंपाइल होकर न्यूट्रॉन भी बना सकता है। ठीक है, दीज आर इंटरकन्वर्टेबल पार्टिकल्स, ये डिस्टिंक्ट पार्टिकल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, लिटिल स्टार मॉडल स्कूल, क्या क्वेश्चन है आपका? वन लास्ट क्वेश्चन सर, थोड़ा सा इरेलीवेंट भी हो सकता है। जी हमने देखा है कि जो न्यूट्रॉन है वो एटम के न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए है, जी, मतलब एटम का न्यूक्लियस स्टेबल अनस्टेबल न्यूक्लियस न्यूट्रॉन की वजह से होता है। फर्दर न्यूट्रॉन, अभी आपने श्योरली ये मेरे इल्म में इजाफा ही है, मैं आज पहली दफा आपसे ये सीख रहा हूँ कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो मिलते हैं तो एक न्यूट्रॉन बनता है। जी जी, अब क्या आया कि क्या ऐसा भी मुमकिन है कि न्यूट्रॉन की स्टेबिलिटी भी फर्दर डिपेंड करती है? न्यूट्रॉन की स्टेबिलिटी भी फर्दर डिपेंड करती है। बिल्कुल ऐसा, ये डॉक्टर नईम साहब से मैं पूछूंगा, क्योंकि देखें जो केमिस्ट्री वाले हैं ना, आप भी केमिस्ट्री वाले हैं, हमें हमारी दुनिया है इलेक्ट्रॉन के गिर्द। हमने सारा कुछ क्या पढ़ना होता है, इलेक्ट्रॉन आ गए चले गए, नानी घर चले गए, दादी घर आ गए, वो चले गया, ये हो गया, वो सारा कुछ ये करना होता है। ये जो न्यूक्लियस के अंदर की दुनिया है, ये फिजिक्स वाले पढ़ते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत वैलिड है, मैं विदाउट एनी रिसर्च इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। न्यूट्रॉन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? न्यूक्लियस की तो स्टेबिलिटी न्यूट्रॉन पे डिपेंड करती है, उसमें कोई डाउट नहीं। न्यूट्रॉन खुद कितना स्टेबल है, ये कौन से फैक्टर कंट्रोल करते हैं, इस पे मुझे थोड़ी रिसर्च करनी होगी, फिर मैं इसका इंशाल्लाह आपको जो भी मुझे पता चलता है आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यू। सेंट्रल फातिमा कैंपस, जी अनम्यूट करें। एक्सक्यूज मैंने ये पूछना था कि आपने अल्फा डीके में बताया कि उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रिमूव होते हैं, तो अगर हम प्रोटॉन्स को निकालेंगे तो वो तो एटम चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा, ऐसे ही है, चेंज हो जाएगा। इस वो बात कल हमने को यही क्या पढ़ना है ना, कल हमने यही पढ़ना, हम देखेंगे वो चेंज हो जाएगा, एटम ही चेंज हो जाएगा। वो तो बीटा डिके में भी देखेंगे चेंज हो जाएगा, वो मसला नहीं है, ये चेंज हो जाते हैं क्योंकि इन रेडिएशंस की वजह से, इन रेडिएशंस की वजह से एटॉमिक नंबर ही बदल जाता है। जब एटॉमिक नंबर ही बदल जाता है तो एटम ही चेंज हो जाएगा।
ये हम कल इंशाल्लाह ताला सारा पढ़ेंगे। आज पीपीटी में कोई इशू आ रहा था, नहीं तो वो मैंने आज ही पढ़ाना था, तो आज मैंने सोचा चले हम इस पे बात कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका बायो का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, आप उसके लिए तैयारी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।